गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जीव विज्ञान के एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। मैं किशोर शर्मा सेठ संसार स्कूल की तरफ से आपका इस ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। परागकणों का अंकुरण। तो आज हम पढ़ेंगे परागकणों का अंकुरण, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। तो देखिए, जब इससे परागकणों का अंकुरण टॉपिक समझने से पहले हम परागकण की स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो जो परागकण है इसकी जो सबसे बाह्य भित्ति होती है, जो मोटी अलंकृत होती है, और इसे एग्जाइम कहते हैं। एग्जाइम यानी बाह्य भित्ति। अब देखिए, इसके बाद में ये जो एग्जाइम की भित्ति है, इस पर स्पोरोलेनिन का जमाव होता है। स्पोरोलेनिन का, ये जो स्पोरोलेनिन है, ये कैरोटीनॉइड्स का ऑक्सीकारी बहुलक होता है और इस पर किसी भी अम्ल क्षार पदार्थ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और जिसके कारण ये शीघ्रता से नष्ट नहीं होता और परागकण जो है लंबे समय तक संरक्षित रहते हैं। फिर एग्जाइम के बाद में इसकी जो आंतरिक भित्ति है, जिसे एंटाइन कहते हैं, ये कोमल पतली भित्ति होती है और ये पैक्टोसेलुलोज से निर्मित होती है। पैक्टोसेलुलोज से। अब इसके अंदर अंतर्भित्ति के अंदर की तरफ एक बड़ी सी रिक्तिका होती है और इसके अंदर एक केंद्रक और एक सघन जीव स्थित होता है। ये रिक्तिका, ये इसका केंद्रक स्थित होता है। जो बाह्य भित्ति है इसकी एग्जाइम की बाह्य भित्ति में जरमपोर पाए जाते हैं। जरमपोर, द्विबीजपत्रियों में इनकी संख्या 2 होती है, जबकि एकबीजपत्री में इनकी संख्या 1 होती है। अब ये जो जरमपोर है, इन जरमपोर वाले भाग से ही जो है परागनलिका निकलती है। तो अब हम देखते हैं कि परागकणों का अंकुरण किस प्रकार से होता है। तो देखो ध्यान से, कि जब ये परागकण वर्तिकाग्र की सतह पर पहुंच जाते हैं, ये वर्तिकाग्र है, जब ये परागकण इस वर्तिकाग्र की सतह पर पहुंच जाते हैं तो सबसे पहले इन परागकण और वर्तिकाग्र के मध्य जाति विशिष्टता की पहचान होती है। जाति विशिष्टता की पहचान होती है। इसमें ये देखा जाता है कि जो परागकण जिस वर्तिकाग्र की सतह पर आए हैं, क्या वो दोनों एक ही जाति के, यानी जो परागकण है और साथ में जो वर्तिकाग्र है, उन दोनों ही पादपों की जातियों का एक होना अति आवश्यक है। उसी स्थिति में जो वर्तिकाग्र के द्वारा कुछ ऐसे पोषक पदार्थ स्रावित किए जाएंगे जो परागकणों के अंकुरण को प्रेरित करेंगे। तो जब परागकण वर्तिकाग्र की सतह पर पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले जाति विशिष्टता होगी। अब उसके बाद में देखते हैं कि कैसे परागकणों का अंकुरण होता है। तो परागकणों के अंदर अंकुरण की स्थिति में सबसे पहले जो इसके अंदर जो उपस्थित जो केंद्र है, ये जो केंद्र है, ये जो केंद्र है, इसमें समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होने के फलस्वरूप ये कुछ
स्थिति ऐसी हो जाती है कि ये जो केंद्रक है ये दो केंद्रकों में बट जाता है और इन दोनों के ही केंद्रकों के चारों ओर कोशिका भित्तिका बन जाती है। ये दो कोशिका भित्ति बन जाती है। अब जो केंद्रक है इसमें विभाजन होने से दो प्रकार के केंद्रक बनते हैं। पहला कायिक कोशिका बनती है, कायिक कोशिका, और जो दूसरे है वो बनती है जनन कोशिका। अब जो कायिक कोशिका है इस कायिक कोशिका में बनने वाला जो केंद्रक होगा या कायिक कोशिका में उपस्थित जो केंद्रक है वो कायिक केंद्रक कहलाता है, जबकि जनन कोशिका में उपस्थित जो केंद्रक है वो जनन केंद्रक कहलाता है। कायिक कोशिका में उपस्थित केंद्रक, कायिक कोशिका में उपस्थित केंद्रक कायिक केंद्रक और जनन कोशिका में उपस्थित केंद्रक जो है वो जनन केंद्रक कहलाता है। अब जो कायिक कोशिका है कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जो कायिक कोशिका होती है वो नष्ट हो जाती है, जबकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस कायिक कोशिका से ही परागनलिका निकलती है। तो जो परागनलिका है उसका निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो ये जो केंद्रक है इस केंद्रक से इस तरह से परागनलिका निकलनी बढ़नी शुरू हो जाती है। ये परागनलिका इस प्रकार से वृद्धि करना प्रारंभ करती है। तो जो परागकण का जो अंकुरण होता है उसके लिए सबसे आवश्यक जो तत्व होता है वो होता है बोरोन। अब जब परागकण वर्तिका के स्तर पर पहुंच जाते हैं उसके बाद में जो समसूत्री विभाजन होने के पश्चात क्या होता है कि जर्म ट्यूब्स निकलना प्रारंभ होती है, परागनलिका निकलने लगती है और जो जनन कोशिका है जनन कोशिका में फिर एक समसूत्री विभाजन होता है। इस जनन कोशिका में फिर एक समसूत्री विभाजन होता है और दो प्रकार के युग्मक बनते हैं। पहला नर युग्मक फर्स्ट और दूसरा नर युग्मक फर्स्ट एंड दूसरा नर युग्मक सेकंड। अब जो ये दोनों नर युग्मक है ये इस परागनलिका के शीर्ष पर ही स्थित होते हैं, परागनलिका के शीर्ष पर ही स्थित होते हैं। ठीक है, तो जो परागनलिका है परागनलिका जो देखी गई है सबसे इस प्रकार से सामान्यतः जो परागकण में जो बाह्य भित्ति है बाह्य भित्ति के जर्मपोर भाग से परागनलिका निकलती है और सामान्यतः एक परागकण से एक परागनलिका ही निकलती है, परंतु कभी कभी कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें एक से अधिक परागनलिका भी निकलती है, जैसे कुकुरबिटेसी कुल में दूसरा लिलिएसी कुल में, इनमें एक से अधिक परागनलिका भी निकलती हुई देखी गई। तो इस प्रकार से हमने देखा कि परागकणों का अंकुरण किस प्रकार से होता है। तो चलो इसको एक बार फिर रैंडमली देख लेते हैं कि सबसे पहले परागकण में उपस्थित केंद्रक, इस केंद्रक में क्या होता है सबसे पहले जब ये परागकण वर्तिका की सतह पर पहुंच जाता है तो सबसे पहले जाति विशेषता, उसके पश्चात जो केंद्रक है उसमें समसूत्री विभाजन होगा, विभाजन होने के साथ पहले कायिक कोशिका बनेगी और जनन कोशिका बनेगी। इन दोनों कोशिकाओं के चारों तरफ कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। कायिक कोशिका में उपस्थित केंद्रक कायिक केंद्रक लाएगा, जबकि जनन कोशिका में उपस्थित केंद्रक जनन केंद्रक लाएगा। कायिक कोशिका से परागनलिका का निर्माण होता है, ऐसा कुछ वैज्ञानिकों का मानना है, जबकि जनन कोशिका में उपस्थित केंद्रक में फिर समसूत्री विभाजन होता है और उनसे नर युग्मक फर्स्ट और नर युग्मक सेकंड बनते हैं। जो नर युग्मक फर्स्ट और जो नर युग्मक सेकंड होते हैं वो परागनलिका के शीर्ष पर
स्थित होते हैं, और जैसे जैसे प्रारंभिका वृद्धि करती है उसके शीर्ष पर ये स्थित होते हैं। और जैसे कि पराग कणों के एक ही परागलिका निकलती है, परंतु कुछ कुल ऐसे हैं जिनमें कुकुरबिटेसी, लिलियेसी आदि ऐसे पौधे हैं जिनके अंदर एक से अधिक परागलिका भी देखी गई है। तो इस प्रकार से हमने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा, परागकणों का अंकुरण। अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नए टॉपिक की बात करते हैं। अंडक एंड अंडक तथा बीजांड, अंडक तथा बीजांड। तो देखिए अंडक जायांग की इकाई अंडक कहलाती है, अंडक कहलाती है। अब अंडक जो है वो 3 भागों से मिलकर बना होता है। जैसे अंडक 3 भागों से मिलकर बना होता है। पहला वर्तिकाग्र, वर्तिका, और तीसरा अंडाशय। अब हम यदि ये जो अंडाशय है, इस अंडाशय की अनुप्रस्थ काट काटें, इस तरह से यदि इसकी अनुप्रस्थ काट काटें तो हमें इसमें कुछ इस तरह से बीजांड लगे हुए दिखाई दे सकते हैं। जैसे इस तरह से ये अनेक बीजांड इसमें लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। दोबारा देखो, जब हमने इस अंडाशय की अनुप्रस्थ काट काटी तो इसमें हमें इस तरह से ये अनेक बीजांड लगे हुए दिखाई देते हैं। अब हम देखते हैं कि इस बीजांड की संरचना को अपने ध्यान से देखते हैं। तो हम अब बीजांड की संरचना का अध्ययन करते हैं। तो देखो बीजांड जो है वो इस तरह से तो बीजांड अंडाशय से जिस भाग से जुड़ा होता है इसे बीजांड व्रंत कहते हैं। बीजांड व्रंत, बीजांड व्रंत। अब जो बीजांड है, बीजांड जो है वो अध्यावरणों द्वारा घिरा होता है। तो इसका बाह्य जिस संरचना से घिरा होता है इसे बाह्य अध्यावरण, जो कि भीतर वाला जो अध्यावरण है इसे अंत्याध्यावरण कहते हैं। अंत्याध्यावरण। कभी कभी बीजांड में इन अध्यावरणों के अलावा भी एक मांसल खाने योग्य संरचना उपस्थित होती है जिसे एरी कहा जाता है। एरी, जैसे इसका एग्जांपल है लीची। अब देखिए अध्यावरण के भीतर की तरफ इसमें एक कोश स्थित होता है जिसे भ्रूण कोश कहते हैं।
अब जहां पर ये दोनों अध्यावरण, बाह्य अध्यावरण और अंत्य अध्यावरण जहां आपस में मिलते हैं, वह संरचना बीजांड द्वार कहलाती है। बीजांड द्वार, बीजांड द्वार के ठीक विपरीत वाला जो क्षेत्र है वो निभाग कहलाता है। अब जो अध्यावरण और भ्रूणकोश के बीच में जो मृदुकी कोशिकाओं का जो समूह होता है, इसे बीजांड काय कहते हैं। बीजांड काय। अब बीजांड ग्रंथि के पास वाला जो कुछ क्षेत्र है, जिसे इस तरह से इसे हाइलम कहा जाता है। हाइलम। तो इस प्रकार बीजांड की संरचना में ये भाग मुख्य है। बीजांड ग्रंथ जिसे अंडाशय से जुड़ा होता है, अध्यावरण जो बाह्य अध्यावरण कहलाता है, अंत की तरफ स्थित अध्यावरण अंत्य अध्यावरण कहलाता है। अंत्य अध्यावरण के अलावा भी एक मासन संरचना कई भागों में पाई जाती है, जिसे एल कहा जाता है। इसका उदाहरण है लिचिंग। और इस अंत्य अध्यावरण के अंदर की तरफ जो है भ्रूणकोश स्थित होता है, और जहां से बाह्य अध्यावरण और अंत्य अध्यावरण आपस में घिरे हुए होते हैं, इसे बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड द्वार के ठीक विपरीत दिशा में स्थित क्षेत्र जो है निभाग कहलाता है। भ्रूणकोश और अध्यावरण के बीच में उपस्थित मृदुकी कोशिकाओं का समूह बीजांड काय कहलाता है, जबकि बीजांड ग्रंथि के पास जो क्षेत्र है वो हाइलम कहलाता है। अब देखो, भ्रूणकोश में जो बीजांड द्वार के पास की स्थित जो कोशिकाएं हैं, इनमें एक सबसे बड़ी कोशिका और उसके पास दो सहायक कोशिकाएं, और ठीक इसके बिल्कुल केंद्र में केंद्रक कोशिका, इसे ध्रुवीय कोशिका भी कहते हैं, और निभाग के पास जो स्थित 3 कोशिकाओं का समूह स्थित होता है, इसे प्रतिव्यासी कोशिकाएं या एंटीकोडियल सेल्स कहा जाता है।